क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम अपनी सारी क़ुव्वत एक जगह पर जमा करने के बजाय उसे टुकड़ियों में फैला दें? मैंने कहा, मेरा मतलब है कि हम काफ़िले पर हमले के लिए जिस जगह का भी इंतखाब करेंगे, वहाँ हमारे आदमी छोटे छोटे ग्रुपों की सूरत में दूर तक फैल जाएं, ताकि उस फौजी काफ़िले के किसी एक ट्रक को भी वहाँ से निकलने का मौका न मिल सके। कमांडर मुहिबुल्लाह के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की तवक्को थी। वो बोला, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ और मेरे ख्याल में इस मकसद के लिए अब सोना मार्ग से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। वो ऐसी जगह है कि हमारे आदमी सड़क के दोनों तरफ दूर तक बैठ सकते हैं। मैं कल ही तमाम आदमियों को इतला भिजवा देता हूँ। वो लोग एक दिन पहले सोना मार्ग में जमा हो जाएंगे। कमांडर रशीद और कमांडर शहाबुद्दीन और कमांडर यासीन भी अपने अपने आदमियों को लेकर एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। एक बड़ी कार्रवाई होगी और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा और तजर्बाकार आदमियों की ज़रूरत होगी। लेकिन मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा, भारतीय फ़ौज की इंटेलिजेंस भी तो गाफिल नहीं होगी। वो पूरे इलाके पर निगाह रखेंगे, वो हर अजनबी पर शक करेंगे। हो सकता है मुश्तबा अफराद को रोक कर उनसे किसी किस्म की बाज पुरस भी की जाए। हमारे इतने सारे आदमी सोना मार्ग में जमा होंगे तो उन्हें शुबा हो जाएगा। उसका हल भी मैंने सोच लिया है। कमांडर मुहिबुल्लाह ने कहा, सोना मार्ग एक तफरीही मुकाम है। वादी के हालात निहायत ख़राब होने के बावजूद हिंदुस्तान से लोग तफरीह के लिए इस तरफ बड़ी तादाद में आते हैं। सोना मार्ग से आगे चंद मील के फासले पर दरिया के करीब अमरनाथ नाम की वो तारीख़ी गार है जो हिंदुओं के लिए बहुत मुकद्दस है। ये गार हज़ारों साल पुराने हैं। इनके अंदर चट्टानों पर कदीम देवियों और देवताओं की मूर्तियाँ तराशी हुई हैं। हिंदुस्तान से आने वाले हिंदू इन गारों की यात्रा के लिए इस तरफ जाते रहते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, हमारे चंद आदमी हिंदू यात्रियों के बेस में सोना मार्ग जाएंगे और कुछ शहर से तकरीबन 1 मील दूर एक पहाड़ी गार में छुपे रहेंगे और वक्त मुकर्ररा पर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाएंगे। हमारे आदमी आज़ादी से असला तो साथ नहीं ले जा सकेंगे। मैंने कहा, किसी को असला ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सब खाली हाथ होंगे। कमांडर ने जवाब दिया, हर किस्म का असला एक रात पहले उस गार में पहुंचा दिया जाएगा और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान से आने वाली हिंदू यात्रियों की एक पार्टी, जिसमें श्रीनगर के कुछ कश्मीरी हिंदू भी होंगे, वो 2 दिन पहले श्रीनगर से सोना मार्ग पहुंचेगी। तुम और अंगूरी भेस बदल कर उस पार्टी में शामिल हो सकते हो। क्या मैं उछल पड़ा? हाँ, कमांडर मुहिबुल्लाह मुस्कुराया। तुम दोनों हिंदुओं के भेस में आसानी से सोना मार्ग जा सकते हो। वहाँ तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तुम पहले कभी सोना मार्ग गए हो या नहीं? नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। ये छोटा सा शहर है, तुम इसे वादी का खूबसूरत तरीन शहर भी कह सकते हो। कमांडर मुहिबुल्लाह कह रहा था, सतह समंदर से तकरीबन 8,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ई शहर की एक तरफ दरिया है और दूसरी तरफ सब्ज़े से ढके हुए पहाड़। यहीं से लद्दाख और कारगिल की तरफ सड़क जाती है। इससे आगे पहाड़ी सिलसिला एकदम बुलंद होता चला गया है। दुर्राए ज़ौजिला 11,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इस दुर्रे से आगे लद्दाख का इलाका शुरू हो जाता है, लेकिन दर्रा पार करते ही तुम्हें यूं लगेगा जैसे दूसरी दुनिया में आ गए हो। ज़ौजिला तक तो तुम्हें हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नजर आएगा। रंग बरंग खुशनुमा फूलों की चादरें बिछी हुई नजर आएंगी, लेकिन दर्रे के उस पार यह सब कुछ अचानक ही ख़त्म हो जाता है। हर तरफ बियाबो, ग्यारह और वीरान खाकिस्तरी पहाड़ नजर आएंगे। सब्ज़े के नाम पर तुम्हें कहीं घास की एक पत्ती तक नजर नहीं आएगी। बहरहाल वो बात करते करते रुक गया, फिर बोला, तुम्हें इस तरफ तो नहीं जाना, तुम्हारी मंजिल सोना मार्ग है। छोटा सा शहर होने के बावजूद सोना मार्ग में सयाहों और हिंदू यात्रियों के लिए रिहाइश की कोई परेशानी नहीं। वहाँ कई गेस्ट हाउसेज हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए गेस्ट हाउसेज में क़याम खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पुलिस होटलों और गेस्ट हाउसेज में क़याम करने वालों से पूछगछ करती रहती है। तो फिर हमें कहाँ ठहरना होगा? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। किसी मंदिर में? वहाँ 2-3 मंदिर भी हैं और हिंदू यात्री पैसे बचाने के लिए आमतौर पर मंदिरों ही में ठहरते हैं, लेकिन अंगूरी के साथ किसी मंदिर में रात गुजारना भी तुम लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। उसने खामोश होकर अंगूरी की तरफ देखा, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मंदिरों के पुजारी भारतीय फौजियों और पुलिस से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वो न सिर्फ इंटेलिजेंस वालों के लिए मुखबरी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, बल्कि मंदिर में क़याम करने वाली जवान और खूबसूरत औरतों पर हाथ साफ करने से भी बाज नहीं आते। बाज़ औक़ात तो वो किसी औरत को इस तरह गायब कर देते हैं कि उसका सुराग भी नहीं मिलता। तो फिर मैंने एक बार फिर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। सोना मार्ग पहुँचते ही तुम प्रीतम सिंह से मुलाकात करोगे, कमांडर मुहिबुल्लाह ने कहा। बाज़ार में उसकी दूध दही की दुकान है। प्रीतम सिंह अमृतसर का रहने वाला है, लेकिन तकरीबन 15 साल से यहाँ पर है। उसकी दुकान तुम बहुत आसानी से तलाश कर लोगे। रवानगी से पहले मैं शनाख्त के लिए 1-2 बातें बता दूंगा। तुम दोनों उसके घर पर रहोगे और बाद में तुम्हें उससे मेरा पैगाम मिल जाएगा। ठीक है, हमें कब जाना होगा? मैंने पूछा। 2 दिन पहले तुम्हें बता दिया जाएगा, कमांडर ने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मेरा ख्याल है अब तुम लोग सो जाओ। कल सारा दिन सफ़र में रहे हो और रात भी ख़त्म होने वाली है।
रात ख़त्म हो चुकी थी। उस वक़्त सुबह के 4 बज रहे थे। अंगूरी उठकर दूसरे कमरे में चली गई। अब्दुल गफ़ूर, अनवर और दूसरे आदमियों को दूसरे कमरे में ले गया। मैं और सईद इस कमरे में रह गए। सईद तो जगह मिलते ही लंबा हो गया और फिर मैंने भी टांगें फैला दी। कुछ ही देर बाद मेरी आंखें बंद होने लगीं। हिरासत में लिए जाने वाले लड़कों को पुलिस ने छोड़ दिया था और उन लड़कों की रिहाई की वजह से शहर में सुकून तो हो गया था, मगर पुलिस की सरगर्मियां बढ़ गई थी। हर शख्स को शक की निगाहों से देखा जा रहा था। कई लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की जा रही थी। हमारे दूसरे आदमी तो अगले रोज़ सुबह ही बाहर जा चुके थे, मगर मुझे और सईद वगैरह को बाहर जाने से रोक दिया गया था। अलबत्ता अंगूरी रेशम की बेटी के साथ आज़ादी से शहर में घूम फिर रही थी और बिलाखिर वो वक़्त आ गया जिसका मुझे इंतज़ार था। उस रोज़ दोपहर 2 बजे की बस से हमें रवाना होना था। ये बस श्रीनगर से आने वाली थी और इतला के मुताबिक उसमें भी कम से कम 20 यात्री सफ़र कर रहे थे। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी और बच्चे भी। दिन के 11 बजे ही हमारे हुलिये तब्दील कर दिए गए। मुझे हिंदू का भेष बदलने के लिए अपने बालों की कुर्बानी देनी पड़ी थी। मेरे सर पर उस्तरा फेर दिया गया, अलबत्ता खोपड़ी पर चुटिया की सूरत में कुछ बाल छोड़ दिए गए। मेरी ये चुटिया भी तकरीबन 5 इंच लंबी थी, जो सर की हरकत के साथ फुंदने की तरह झूल रही थी। गेरवे रंग के कपड़े, पैरों में लकड़ी की खड़ाड़ी, गले में मोटे मोटे मोतियों वाली कई मालाएं और माथे पर दाएं से बाएं कशका, 3 लंबी सफ़ेद लकीरें जो ऊपर नीचे खींची गई थी। मेरे एक हाथ में स्टील का एक कड़ा था और लकड़ी का एक तरशोल। दोनों गालों पर भी सुर्ख रंग से लकीरें खींच दी गईं और मजीद सितम ये कि मेरी भुएं भी साफ़ कर दी गईं। इस हुलिये में मुझे एक मुकम्मल साधु या स्वामी बना दिया गया। मेरे कांधे पर एक मैला सा थैला भी लटका दिया गया जिसमें खाने की कुछ चीज़ें डाल दी गई थी। अंगूरी का हुलिया भी बदल दिया गया था। माथे पर बिंदिया, कान में बालियां और नाक में भी चूड़ी की साइज़ की तार जितनी मोटी एक नथ पहना दी गई। हिंदू औरतें अक्सर इस किस्म की बालियां पहनती थीं। उसने बतूल के कपड़े पहन लिए थे। कमीज़ अंगूरी के बदन पर कुछ टाइट थी जिससे उसका शुबाब उमड़ आया था। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। गंदरबल में हिंदू घरों की भी कमी नहीं थी, इसलिए हम पर किसी को शुबा नहीं हो सकता था। हम 1 बजे अब्दुल गफूर के घर से निकले। कमांडर मुहिबुल्लाह का एक आदमी हमसे पहले निकल गया था और एक आदमी हमारे बाद घर से बरामद हुआ था। पहला आदमी हमसे तकरीबन 20 गज आगे था। हम उसके पीछे पीछे गलियों में चलते रहे। बाज़ लोगों ने मुड़कर बड़ी नफरत भरी निगाहों से हमारी तरफ देखा था। एक आदमी ने तो बहुत सख्त किस्म की गाली बकते हुए जुमला भी कसा था। वो गाली सुनकर मेरा खून खोल उठा था, लेकिन मैं सर झुकाए खामोशी से चलता रहा। जाहिर है वो गाली मुझे नहीं दी गई थी। गलियों से निकलकर हम मेन बाज़ार में आ गए और फिर दूसरी सड़क पर होते हुए लारी अड्डे पर पहुंच गए। अड्डे पर उस वक्त 2 जीपें और एक बस खड़ी थी। एक जीप तो सोनामार्ग की तरफ जाने वाली थी, जबकि दूसरी जीप और बस के सामने श्रीनगर की प्लेट लगी हुई थी। मुसाफिर बर्दारी के लिए कश्मीर के तकरीबन तमाम इलाकों में जीपें भी बकसरत चलती थीं। सोनामार्ग की तरफ जाने वाली बस अभी नहीं आई थी। मैंने इधर उधर देखा। हमारे आगे पीछे आने वाले दोनों आदमी थोड़े थोड़े फासले पर इधर उधर खड़े थे। मैं अंगूरी के साथ एक दरख्त के नीचे रुक गया जहाँ कुछ और लोग भी खड़े थे और उनमें 3-4 औरतें भी थीं। अंगूरी औरतों के करीब खड़ी हो गई और मैं लोगों से अलग थलग ज़मीन पर आलती पालती मार कर बैठ गया। हमें तकरीबन आधे घंटे इंतज़ार करना पड़ा। 2 बसें एक साथ ही वहां पहुंची थी। एक बस में तो तमाम हिंदू यात्री भरे हुए थे, उसमें किसी और मुसाफिर की गुंजाइश नहीं थी। अलबत्ता दूसरी बस में कुछ हिंदू यात्री और कुछ कश्मीरी मुसलमान थे। कई सीटें खाली भी पड़ी थी। स्टॉप पर 12 मुसाफिर थे जिन्हें उस बस में सवार होना था। 3-4 औरतें बस में सवार हो चुकी, तो मैंने अंगूरी को आगे धकेल दिया और उसके पीछे ही मैं भी हरिओम हरिओम कहते हुए ऊपर चढ़ गया। अंगूरी को एक औरत ने अपने साथ जगह दे दी। उसकी गोद में एक शीरखार बच्चा भी था। मुझे भी एक हिंदू के साथ जगह मिली थी। पहली सीट पर एक सिख जोड़ा भी बैठा हुआ था। मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ कि श्रीनगर, सोनामार्ग और पहलगाम और कुर्ब जवार के शहरों में सिख भी बड़ी तादाद में आबाद हैं और हिंदू पुलिस और फौज के सूरमा मुसलमानों की तरह वक्तन फ़वक्तन उन्हें भी तंग करते रहते हैं। हम जितनी देर लाड़ी अड्डे पर खड़े रहे थे, पुलिस वाले बार बार वहाँ खड़े हुए या आने जाने वाले लोगों को परेशान करते रहे थे। बस 2:15 बजे रवाना होकर 3 बजे के करीब 18-20 मील के फासले पर कंगन के अड्डे पर रुक गई। दरिया के किनारे पर आबाद ये गाँव ज़्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ 3 मुसाफिर उतरे थे और 2 नए मुसाफिर सवार हुए थे जिन्हें संभल जाना था। यहाँ मैं एक और वजाहत करता चलूँ कि संभल नाम के 2 गांव हैं। एक श्रीनगर के मगरिब में बांदीपुरा जाने वाली शाहराह पर सोना मार्ग से तकरीबन 20 मील पर है। हमारी बस कंगन से जैसे ही आगे निकली, पीछे से आने वाली एक फौजी जीप ने तेजी से आगे निकलकर रास्ता रोक लिया।
बस को रुकना पड़ा। उस जीप पर निसब दर्जन फौजी थे। उन्होंने बस को घेरे में ले लिया। एक हवालदार बस में सवार होकर बड़ी कड़ी नज़रों से मुसाफिरों का जायजा लेने लगा। उसके हाथ में रिवॉल्वर था और कंधे पर सब मशीन गन भी लटकी हुई थी। वो चंद मिनट वहीं खड़ा लोगों को घूरता रहा, फिर आगे बढ़कर बाज मुसाफिरों से सवालात करने लगा और फिर वो मेरे करीब रुक गया। कहाँ से आए हो स्वामी जी? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए करख लहजे में पूछा। जब उसने बस के दूसरे मुसाफिरों से पूछगछ शुरू की थी तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन अपने करीब आने तक मैं अपनी कैफियत पर मुकम्मल तौर पर काबू पा चुका था। श्रीनगर से जी, मैंने भी उसकी आंखों में झांकते हुए पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। हम 5 साल से हरि पर्वत पर शिवा मंदिर में आने वाले यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? उसने दूसरा सवाल किया। लो देखो, मैंने कहा, इस मूर्ख को ये पता नहीं कि हिंदू यात्री अमरनाथ की तरफ क्यों जाते हैं। हम भी अमरनाथ के गारों की यात्रा को जा रहे हैं महाराज। वो चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर मेरे हाथ से तरशोल लेकर उसे इस तरह उठाया जैसे उसके वजन का अंदाजा लगाना चाहता हो। उसने तरशोल वापस कर दिया और आगे बढ़ गया। मैं हरिओम का विर्द करने लगा। इस चेकिंग की वजह से बस तकरीबन 15 मिनट तक वहाँ रुकी रही। उस हवालदार ने ड्राइवर और कंडक्टर से भी कुछ सवालात किए थे। उसे ये भी बता दिया था कि श्रीनगर से आने वाले 3 मुसाफिर कंगन के अड्डे पर उतरे थे। संभल और गंदर के आसपास भी बस को रोक कर चेक किया गया। ये बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि इस शाहराह पर फौज की सरगर्मियां कुछ ज़्यादा ही थीं। इसकी वजह यकीनन यही थी कि 2 दिन बाद यहाँ से ट्रकों का एक बहुत बड़ा काफिला गोला बारूद की बहुत बड़ी खेप लेकर गुजरने वाला था। सोनामार्ग का रास्ता वाकई बहुत खतरनाक था। कई नहायत तंग मोड़, कई खौफनाक घाटियां और कई अमूदी ढलान। ड्राइवर की मामूली सी गफलत किसी खौफनाक हादसे का बाइस बन सकती थी। इस खतरनाक रास्ते की वजह से बस की रफ्तार भी ज़्यादा तेज़ नहीं थी और फिर रास्ते में जगह जगह चेकिंग भी हो रही थी, जिसमें खासा वक्त ज़ाया हुआ था। इस तरह बस 6 बजे के करीब सोनामार्ग पहुंची थी। हिंदू यात्रियों की दूसरी बस हमसे चंद मिनट पहले वहां पहुंच चुकी थी। सोनामार्ग बहुत छोटा सा शहर है। अड्डे पर गेस्ट हाउसेज और होटलों के एजेंटों ने बस से उतरने वाले मुसाफिरों को घेर लिया। आसपास कई पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे। एक तरफ फौजी ट्रक भी खड़ा था। एक गेस्ट हाउस के एजेंट ने हमें भी घेरने की कोशिश की। हमने उसे झिड़क कर बस से उतरने वाले सिख जोड़े के पीछे पीछे चलना मुनासिब समझा। मैंने कुछ चुभती हुई नजरें भी अंगूरी और अपनी तरफ उठती हुई महसूस की। वो यकीनन सादा फौज थे जो बस से उतरने वाले मुसाफिरों का गहरी नजरों से जायजा ले रहे थे। मैं हरिओम का श्लोक पढ़ता हुआ चलता रहा। अंगूरी भी मेरे साथ साथ चल रही थी। उसने सर पर चुनरी इस तरह ओढ़ रखी थी कि घूंघट सा बन गया था और उसका चेहरा तकरीबन छुप कर रह गया था। वो सिख जोड़ा हमसे तकरीबन 20 गज आगे था। मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। मेरा ख्याल था कि इस सिख को रोक कर सरदार प्रीतम सिंह के बारे में दरियाफ्त करूंगा, लेकिन फिर बाजार में और सिखों को देखकर उसे रोकने का इरादा मुलतवी कर दिया। एक लंबा सा बाजार था। तकरीबन सारी ही दुकानें खुली हुई थी। बाजार में चहल पहल थी। पुलिस तो थी ही, इधर उधर 2-2 की टोलियों में फौजी भी नजर आ रहे थे। मैंने सामने से आने वाले एक सिख को रोक लिया। सरदार प्रीतम सिंह की हट्टी कहाँ है बालक? मैंने पूछा। किसी मंदिर का पता पूछो स्वामी जी। प्रीतम सिंह के पास जाकर क्या करना है? उसने कहते हुए कि नखियों से अंगूरी की तरफ देखा। जाना तो हमको मंदिर या बालक, मैंने जवाब दिया। सरदार प्रीतम सिंह को एक संदेशा देना है तो फिर ऐसा करो स्वामी जी। उसने कहा। वो सामने जो खंबा नजर आ रहा है ना, उसके साथ बाएं तरफ मुड़ जाओ। उस तरफ थोड़ा ही आगे दूध दही की एक दुकान है। प्रीतम सिंह दुकान पर ही बैठा होगा। हम आगे चल पड़े और फिर उस सिख के बताए हुए रास्ते पर मुड़ गए। उस तरफ भी दुकानें ही थीं, मगर ये बाजार ज़्यादा बड़ा नहीं था। उस तरफ घूमते ही मुझे दूध दही की वो दुकान नजर आ गई। वो दुकान ऐसी ही थी जैसे दूध दही की दुकान होनी चाहिए। आगे सड़क के किनारे पर लकड़ी के 2 बेंच बिछे हुए थे जिन पर 3-4 ग्राहक भी बैठे हुए थे। दुकान का थड़ा आगे को निकला हुआ था। उसके साथ ही पत्थरों का बड़ा सा चूल्हा था जिस पर दूध से बड़ी हुई कढ़ाई रखी थी। दूसरी तरफ 2 बड़ी बड़ी गोल सीनियाँ रखी हुई थी। एक में बर्फी और दूसरी में जलेबियां थी जिन पर चांदी के वर्क लगे हुए थे। कढ़ाई और सीनियों के दरमियान चौकी पर एक अधेड़ उम्र का सिख बैठा हुआ था। मौसम में अगरचे खासी खनकी थी, मगर उसके जिस्म पर फूलदार कपड़े की निक्कर बुनियान के सिवा कुछ नहीं था। सर के बाल भी जोड़ा बनकर एक जाली सी में कसे हुए थे। उसके सामने एक और चौकी सी थी जिस पर गिलास और प्याले वगैरह रखे हुए थे। दुकान अंदर से खासी बड़ी थी। 2-3 बेंच अंदर भी पड़े हुए थे, लेकिन अंदर कोई ग्राहक नहीं था। दुकान के पिछले हिस्से पर टाट का एक पर्दा भी टंगा हुआ था। पर्दा आधा हटा हुआ था और इसकी दूसरी तरफ भी 2 बेंच नजर आ रहे थे। एक गत्ते पर फैमिली रूम लिखा हुआ था। मैंने अंगूरी को एक तरफ रुकने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ गया। जी आया नू स्वामी जी।
सरदार प्रीतम सिंह दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, क्या सेवा करूं आपकी स्वामी जी? खट्टी लस्सी मिलेगी सरदार जी, मैंने कदरे आगे झुकते हुए इतने मध्यम लहजे में कहा कि बाहर बेंचों पर बैठे हुए लोग न सुन सके। आओ जी अंदर आ जाओ स्वामी जी, वो जल्दी से बोला। उधर फैमिली रूम में बैठ जाओ। वो ये छोटे कहाँ मर गया? स्वामी जी को अंदर बिठा। 10-11 साल की उम्र का एक लड़का पता नहीं कहाँ से निकल कर वहाँ पहुँच गया। मैं और अंगूरी उसके साथ दुकान में दाखिल होकर पिछले हिस्से में बेंचों पर बैठ गए। लड़के ने पर्दा खींच दिया। 15 मिनट गुजर गए। मैं दुकान के उस हिस्से में इधर उधर देख रहा था। एक तरफ कोका कोला और पेप्सी की बोतलों के कई खाली क्रेट ऊपर नीचे रखे हुए थे। एक दीवार पर बाबा गुरु नानक की रंगीन तस्वीर वाला पुराना कैलेंडर भी लटका हुआ था। बाएं तरफ एक दरवाज़ा भी था जिसके सामने टॉर्च का पर्दा लटका हुआ था। ये दरवाज़ा गालबन पहलू की गली में खुलता था। 5 मिनट और गुजर गए और फिर प्रीतम सिंह लस्सी के 2 बड़े गिलास लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने एक गिलास अंगूरी के हाथ में थमा दिया और एक मेरी तरफ। उसके साथ ही उसने आगे झुककर सरगोशी की, लस्सी पीकर उस दरवाजे से बाहर निकल जाना। छोटा बाहर खड़ा होगा, वो तुम्हें मेरे घर पहुंचा देगा। 1 घंटे बाद मैं भी आ जाऊंगा। उसने दूसरे दरवाजे का पर्दा एक तरफ हटाकर दरवाजा भी खोल दिया था। हम इत्मीनान से बैठे लस्सी पीते रहे। अंगूरी मेरी तरफ देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी। लस्सी पीने के बाद खाली गिलास बेंच पर ही रख दिए और मैं अंगूरी को इशारा करके उठकर बगली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये एक तंग सी गली थी। उस वक्त शाम हो चुकी थी और अंधेरा फैलने लगा था। गली में वो लड़का हमारा मुंतजिर था। हमें दुकान से निकलते देखकर कुछ कहे बगैर गली के अंदर की तरफ चल पड़ा। तकरीबन 15 मिनट तक मुख्तलिफ तंग सी गलियों में घूमने के बाद वो एक मकान के दरवाजे में दाखिल हो गया। हम बाहर ही रुक गए। 2-3 मिनट बाद एक औरत दरवाजे में नमूदार हुई। आप बाहर क्यों रुक गए स्वामी जी, अंदर आ जाइए ना। उसने कहा। हम दोनों अंदर आ गए तो औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो अमृता कौर थी, प्रीतम सिंह की बीवी। उसकी उम्र 30 के लगभग थी। वो दराज कामत, सेहतमंद और खासी हसीन औरत थी। उसने हमें एक कमरे में ले जाकर बिठा दिया और थोड़ी देर बाद हमारे सामने मेज़ पर खाना लगा दिया। दूसरी रोटी खा लो जी। सरदार जी तो ज़रा देर से आएंगे, उसने कहा। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इन लोगों को पहले से हमारे आने की इतला थी, इसलिए ख़ास तौर पर यह खाना तैयार किया गया था। भुनी हुई मुर्गी और आलू की भुजिया भी थी। एक प्लेट में सूजी का हलवा भी था। कई रोज़ बाद इतना लजीज खाना हमारे सामने आया था। सरदार प्रीतम सिंह तकरीबन 2 घंटों बाद आया। उस वक्त उसने धोती और कुर्ता पहन रखा था। सर पर वही जाली थी जिसमें बाल जोड़े की शक्ल में जुड़े हुए थे। सरदार प्रीतम सिंह हमें लेकर फौरन ही पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। उस तरफ भी एक तंग सी गली थी। 2-3 गलियां घूमने के बाद हम एक खुली जगह पर निकल आए। आगे पहाड़ी सिलसिला था। पहाड़ियों के दामन में भी मकान थे, लेकिन एक दूसरे से फासले पर। प्रीतम सिंह एक मकान के सामने रुक गया। दस्तक के जवाब में दरवाज़ा फौरन ही खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला एक नौ उम्र सिख था। ये 2 कमरों का मकान था जिसके दूसरी तरफ बहुत लंबी चौड़ी जगह खारदार तारों से घिरी हुई थी और इस तरफ से एक भैंस के डकराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये दरअसल बाड़ा है। उस तरफ एक बहुत बड़ा शेड बना हुआ था जिसके नीचे 10-12 भैंसें और गायें बंधी हुई थी। शेड के बाएं तरफ 2 और कमरे थे। एक कमरे में भूसा वगैरह भरा हुआ था जबकि दूसरा कमरा खाली था और हमें उस कमरे में पहुंचा दिया गया। उस कमरे में दरी बिछी हुई थी। 2-4 तकिए भी इधर उधर बिखरे हुए थे। आप आराम से यहाँ पर रात गुजारो जी। सरदार प्रीतम सिंह ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सरिंदर सिंह को बता देना। ये मेरा छोटा भाई है। कोई गम फिक्र मत करना। इस वक्त चाय मिल जाए तो। ज़रूर ज़रूर, उसने मेरी बात काट दी और नौजवान सरिंदर सिंह को देखते हुए बोला, इन्हें चाय बना कर दो और ख्याल रखना पुरानों को कोई तकलीफ़ ना हो। वो मेरी तरफ मुड़ गया। अब मैं चलता हूँ जी, रात को दुकान बंद करके आऊँगा। प्रीतम सिंह चला गया। सरिंदर सिंह ने दीवार की एक हजमी अलमारी खोलकर 2 कंबल निकाल कर दरी पर रख दी और बाहर चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो चाय लेकर आ गया। दूध वाली प्याली भी कई रोज़ बाद पीने को मिली थी। सरिंदर सिंह भी हमारे पास ही आलती पालती मार कर बैठ गया। वो बार बार अंगूरी को देख रहा था। सरिंदर सिंह की उम्र 20 के लगभग रही होगी। पहले वो श्रीनगर में था। उसने श्रीनगर ही से ग्रेजुएशन किया था। उसका ख्याल था कि पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनेगा, लेकिन कश्मीर तो क्या पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरह सिख भी हिंदुओं के तासुब का शिकार थे। सरकारी महकमों में इन पर भी मुलाजमतों के दरवाजे बंद थे। अगर सिफारिश और रिश्वत से किसी सिख को क्लर्क की नौकरी मिल भी जाती तो वो ज़िंदगी भर क्लर्क की कुर्सी पर बैठा कलम घिसता रहता। उसके लिए तरक्की का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ग्रेजुएशन करने के बाद सरिंदर भी सरकारी मुलाजमत हासिल करने के लिए 1 साल तक धक्के खाता रहा और बिलाखिर प्रीतम सिंह ने उसे अपने पास बुला लिया।
अब वो मवेशियों की देखभाल करता था और दुकान में भाई का हाथ बटाता था। चाय पीने के बाद भी सुरिंदर सिंह देर तक बातें करता रहा। उस इलाके में मुसलमान मुजाहिदीन की सरगर्मियों के हवाले से भी बातें हुई थीं, जिनसे पता चला कि पिछले 2 महीनों से इस तरफ कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। इक्का दुक्का मामूली वाक़यात तो होते रहते थे, लेकिन इन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। अलबत्ता एक बात पर वो हैरान ज़रूर था। उस इलाके में चंद रोज़ से पुलिस और फौज की सरगर्मियां बढ़ गई थीं और उसके ख्याल में यहाँ कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। सुरिंदर सिंह चला गया। उसने बता दिया था कि वो सामने वाले कमरे में मौजूद होगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ उसे आवाज़ दे लेना। सुरिंदर के जाने के बाद अंगूरी ने चुनरी उतार कर एक तरफ दरी पर रख दी। मैंने उसकी तरफ देखा। बतूल दुबली पतली सी लड़की थी और अंगूरी उसके मुकाबले में सेहतमंद। बतूल की कमीज़ उसके जिस्म पर खासी टाइट थी। उसका बदन उसके कमीज़ में कसा हुआ था। उसके सीने के उभार तो खासे नुमायाँ हो गए थे। वो ज़रा सा आगे झुकी तो मुझे अपना दिल कनपट्टियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। गर्दन पर चियूटियाँ सी रेंगने लगीं। मेरी नज़रें कमीज़ के गिरेबान के अंदर तक रेंग गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया और ताज़ा हवा में गहरे गहरे सांस लेने लगा। चंद मिनट बाद ही अपने दोनों कंधों पर हल्का सा दबाव महसूस करके मैं चौंक गया। वो अंगूरी थी जो दबे कदमों कमरे से निकलकर मेरे पीछे खड़ी हो गई थी। इसके दोनों हाथ मेरे कांधों पर थे और उसके सीने के गुदाज उभार मेरी पुश्त को छू रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें एक बार फिर बेतरतीब होने लगी। मैंने अंगूरी का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने कर लिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।